जब उसने सोचा कि कैसे चारों लड़कों ने मिलकर इतनी सारी विस्की और वाइन की बोतल खत्म कर दी है और कैसे उनके चेहरे एकदम लाल टमाटर जैसे हो गए हैं, तो उससे सजेशन दिए बिना रहा नहीं गया। वो उनके हरकतों पर बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठो, तुम्हें पता है कार्ड कैसे खेलते हैं। आरव ने उसे अपनी बगल वाली चेयर पर खींचकर बैठा दिया। उसकी बॉडी भी जैसे आरव के इशारों पर चल रही हो। वो बैठी और उसने कार्ड ऑलरेडी उठा लिए थे। नहीं, मुझे नहीं आता, जानवी ने बहुत ऑनेस्टली उसको जवाब दिया। उसे चेस समझ आता था, कैरम बोर्ड समझ में आता था, लूडो समझ में आता था, लेकिन जब बात होती थी कार्ड की तो वो सच में उसमें बहुत बुद्धू थी। वैसे उसने एक बार शालिनी और रोहन के साथ ये खेला था तो उसे एक दो ट्रिक उसकी पता थी, लेकिन कार्ड में भी बहुत तरह की गेम्स होती थी, इसीलिए वो मोस्टली गेम्स से अनफैमिलियर ही थी। मैडम, फिर तो आप सर से सीख लीजिए, उनकी स्किल तो बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि जब राज सर और समीर सर दोनों मिलकर भी उनके खिलाफ गैंग अप कर लेते हैं तो भी ज्यादा से ज्यादा मैच टाई ही हो पाता है। आज तक दोनों मिलकर भी उन्हें हरा नहीं पाए। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों रजत, पहले तुमने नहीं एडमिट किया था कि गेम खेलते टाइम तुम भी उसकी हेल्प करते हो? मैंने नोटिस किया है अपने मिस्टर ओबरॉय सर के साथ रह रहे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी भी उसके जैसी होती जा रही है। जैसे ही रजत ने अपनी बात खत्म करी वैसे ही समीर उछलते हुए बोला और फिर उसकी नजर जाकर रुकी सीधा जानवी पर। उसने आरव को एक लुक दी जो इस टाइम कार्ड को अरेंज करने में फोकस था और फिर उसने थोड़ा सा टीजिंग टोन में कहा, आरव, क्यों ना तू अपनी वाइफ को थोड़े से कार्ड के मूव सिखा दे। अगली बार जब हम यहाँ पर आएंगे और हमारे पास एक इंसान की कमी होगी तो ये खेल लेंगी। एक्चुअली मैं तो सोच रहा हूँ जब फ्यूचर में हम सब की शादी हो जाएगी और हम मिला करेंगे तो हमारी वाइफ एक टेबल पर खेला करेगी और हम एक टेबल पर, या फिर 8 एक साथ खेला करेंगे। कैसा रहेगा? मजा आएगा ना? समीर की इस फ्यूचर इमेजिनेशन को देखकर राज के चेहरे पर भी एक एक्साइटमेंट आ गई और उसने भी खुशी खुशी हाँ कहा। आरव ने अपने दोनों बेवकूफ दोस्तों की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, ये डिस्कशन करने के लिए पहले तुम दोनों शादी कर लो, उसके बाद देखते हैं। और फिर उसने टेबल्स पर कार्ड टॉस करना शुरू किया दिया। राज ने उस बात पर हंसते हुए कहा, मुझे पता था तू यही कहेगा, मैं तुझे पहले बोल रहा हूँ। चुपचाप न्यू ईयर पर बाहर आकर हमसे मिल लेना और थोड़ा पार्टी करेंगे। पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्ली हमारी कोई गैदरिंग नहीं हुई है तो इस बार मैं भी आने वाला हूँ। इतना कह के राज ने अपने सामने वाले कार्ड उठा लिया। कार्ड के ऐसे ही बहुत सारे राउंड चलते रहे और वो लोग ग्लास पर ग्लास गटकते रहे। अब रियली में वो सब ड्रंक लग रहे थे। उन्होंने काफी ज्यादा पी ली थी। बहुत ज्यादा लेट हो गया है और मुझे घर वापस जाना है, वरना घर पर जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें लगेगा मैं फिर से कहीं पर मस्ती करने चला गया, कहीं किसी की जिंदगी ना बर्बाद कर दूं। आजकल वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं यार। समीर ने इतना कहकर अपने हाथ में रखा हुआ वाइन का ग्लास नीचे टेबल पर रखा, अपनी गाड़ियों की चाबी उठाई और अपने पैर पर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। राज ने भी उसकी बात में हामी भरी और जब वो खड़ा हुआ तो उसकी बॉडी भी थोड़ी हिल रही थी। रजत ने जल्दी से खड़े होते हुए समीर को पकड़ा और कहा, सर, मैं राज सर और समीर सर दोनों को घर छोड़ देता हूं। तो इस पर समीर ने ना करते हुए कहा, इट्स ऑल राइट, मैं अभी पूरी तरीके से नशे में नहीं हूं। वैसे भी ड्राइविंग ही तो है, चल राज तुझे घर छोड़ दूं। समीर ने राज के कंधे पर अपना हाथ रखा और दोनों ऐसे ही बाहर की तरफ जाने लगे। आरव अपने माथे पर हाथ रख उसे थोड़ा मसल रहा था क्योंकि उसे हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था। रूल्स फॉलो करो न्यू ईयर के टाइम पर। खुद को ऐसे जेल में फंसाना चाहते हो क्या? परेशानियां में डालना है खुद को? अगर अपनी सेफ्टी की परवाह नहीं है तो भी यार रास्तों पर चलने वालों की सेफ्टी का तो सोचो। वो अपनी वाइफ जानवी की तरफ मुड़ा और कहा, मैडम जी, आप गैराज से गाड़ी निकलिए और प्लीज इन्हें घर छोड़ दीजिए। इन दोनों का घर एक ही रास्ते में पड़ता है। उसने अपनी गाड़ियों की चाबी जानवी को दी जिसने झट से पकड़ ली और दोनों बाहर की तरफ चल दिए। आरव ने भी काफी ज्यादा पी ली थी लेकिन उसके पैर अभी उतने लड़खड़ा नहीं रहे थे। मैं तुम दोनों को पर्सनली छोड़ूंगा और हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं तो वो भी ले जाना सारे। घर के एंट्रेंस पे सब जानवी का इंतजार कर रहे थे और जानवी तुरंत वहां पर गाड़ी ले आए। उसने खिड़की के शीशे नीचे करे और उन सब की तरफ देखा। राज और रजत जल्दी से गाड़ी में बैठे और समीर को अंदर बैठने में मदद करी। वही आरव जाकर आगे पैसेंजर सीट पर बैठा और जानवी ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। उस अंधेरी रात में खाली सुनसान सड़कों पर गाड़ी सनसनासन भागती हुई जा रही थी। एट सेम टाइम दिल्ली के अपोजिट साइड का एक हाई क्लास विला एरिया। कबीर ने इस समय स्लीपिंग रोब पहना हुआ था और शॉवर लेने के बाद वो टीवी देख रहा था। अचानक से उसे अपने पीछे से हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी।
वो पीछे पलटता उससे पहले एक भीनी सी खुशबू ने उसे जकड़ लिया और एक मुलायम से हाथों ने उसके कंधों को खुद के सीने से लगा लिया। कबीर, रश्मि की वो मीठी सी, प्यारी सी मधुर आवाज कबीर के कानों में किसी हवा की तरह गुजरी। हमारी फाइनली सगाई हो गई। वैसे आज पार्टी में बहुत सारी दिक्कतें आई। मुझे तो एक बार को ये भी लगा था कि आज हमारी सगाई हो ही नहीं पाएगी, बट फाइनली हो गई। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक प्रोसेस कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कबीर मुड़ा और उसकी तरफ देखने लगा। रश्मि का सूझा हुआ चेहरा अब पहले से काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थी। चेहरा अभी भी सूझा हुआ लग रहा था। आज सगाई वाले दिन जिसे खुश होना चाहिए था वो आज सबसे ज्यादा दुखी है। इस चीज को देखकर कबीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने रश्मि के हाथों को पकड़ा और उसे कंसोल करते हुए कहा, आज जो कुछ हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। रश्मि, मैं तुम्हें ग्रैंड वेडिंग दूंगा, ऐसी शादी जिसे पूरा भारत याद रखेगा। रश्मि ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूं कबीर। अगर हमें दुख पहुंचा के दीदी को सुख मिलता है तो मुझे दुख झेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूं कि हमारी सगाई पर वो आ पाए। ऑब्वियसली उसकी आवाज में, उसकी टोन में कुछ रिग्रेट था और साइड से उसे जानवी के आने की खुशी भी दिख रही थी। ये सब सुनने के बाद कबीर के मन में जानवी के वो एक्सप्रेशन आए जिन्हें देखकर उसे लगता था कि वो कितनी जिद्दी है। अपने आसपास के लोगों की बिल्कुल वो परवाह नहीं करती। तो इस पर कबीर ने रश्मि से पूछा, बाय द वे, वो जो 20% शेयर्स के बारे में जानवी कह रही थी वो सब क्या है? क्या मतलब है इन बातों का? रश्मि ये सवाल सुनके थोड़ा सा स्टन थी। उसने अपनी पलकें नीचे झुकाए ताकि बहने वाले आंसुओं को रोक सके और फिर थोड़ी देर बाद फेस पर स्माइल लाते हुए बोली, सच बताऊं तो मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये सब हमारे पेरेंट्स के बीच की बात है। कबीर, आज जो कुछ भी हुआ उसमें दीदी चेयरमैन ओबरॉय तक को हमारे घर ले आए। क्या तुम्हें लगता है कि? रश्मि ने ये सवाल कबीर से बहुत अजीब सी लुक देते हुए पूछा। आरव का नाम आते ही कबीर के एक्सप्रेशंस बदल गए। वहां से जाने से पहले आरव ने जो जो उसको कहा था उसके बारे में सोचकर वो एक पल को शांत हो गया और फिर रश्मि से पूछा, रश्मि, क्या तुम पहले न्यूयॉर्क में नाइट क्लब में गई हुई हो? नहीं कबीर, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वो तो मिस्टर ओबरॉय ने जानबूझकर कहा था। चलो ना, लेट हो गया है, आराम करते हैं। कल मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना है। हमें तुम्हारे लिए नए नए कपड़े भी तो लेने हैं ना। इतना बोलने के बाद रश्मि ने बहुत प्यार से कबीर के गले में अपना हाथ डाला और उसकी बाहों में आ गई। उसकी तरफ प्यार से देखते हुए रश्मि ने कब कबीर के होठों से होंठ मिला दिए पता ही नहीं चला। कबीर पहले तो कुछ पल के लिए झिझक रहा था। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसको रश्मि की खुशबू आई जिससे वो हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। रश्मि उसकी गोद में बैठकर उसे थोड़ा छेड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि जो वो चाहती है वो कबीर उसके साथ करे और अपनी चाहत में वो कामयाब रही। कबीर ने उसे कस के गले लगाया और डीप किस करने लगा। उसे अंदर से बहुत खालीपन सा लग रहा था और मन बहुत बेचैन परेशान सा था। अंदर से घुटन सी हो रही थी। बेशक वो इस समय प्यार को एंजॉय कर रहा था, वो भी उस लड़की के साथ जिससे वो प्यार करता था। सब कुछ करने के बाद भी उसके मन का वो घुटन कम नहीं हो पा रहा था। तुरंत उनके पूरे कपड़े इधर उधर बिखर गए। अब कबीर से और कंट्रोल नहीं हो रहा था तो उसने रश्मि को उठाया और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। यहाँ एक तरफ कबीर की रात रंगीन थी और जानवी को हो रही थी तकलीफ। समीर और राज काफी दूर रहते थे, जैसे कि ओबरॉय रेजिडेंस शहर से थोड़ा दूर था। उनका घर क्रिस्टल पैलेस से बहुत ज्यादा दूर था। साथ में न्यू ईयर का टाइम था तो ट्रैफिक रास्ते पर भरपूर था। इसीलिए सिर्फ एक तरफ का रास्ता कवर करने में 2 घंटे का टाइम लग गया। उन्हें घर वापस भेजते भेजते लगभग रात के 2 बजे गए थे। उसके बाद सीधा जानवी ने गाड़ी घुमाई क्रिस्टल पैलेस की तरफ, लेकिन जैसे ही उसने मेन सिटी में एंटर किया वैसे ही उसकी गाड़ी रास्ते में बंद पड़ गई। जानवी ने बहुत बार उसे रीस्टार्ट करने की कोशिश करी लेकिन वो काम नहीं किया। उसने थोड़ा इधर उधर देखा और फिर पैसेंजर सीट पर बैठे इंसान की तरफ। वो तब तक ऑलरेडी गहरी नींद में सो चुका था। इस टाइम वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी और रास्तों पर जल रही स्ट्रीट लाइट्स को बहुत खामोशी से देख रही थी। पहले वो गाड़ी से बाहर उतरी और आगे बोनट के पास जाकर खड़ी हो गई। बोनट खोलकर देखा तो उसमें से थोड़ा सा धुआं निकल रहा था जिसकी वजह से उसे खांसी आनी शुरू हो गई। थोड़ा चेक करने पर पता चला कि इंजन में कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए वो बंद पड़ गई। एक बार फिर से अपनी हालत पर उसे तरस आ रहा था। अपने आसपास उसने देखा तो एक भी गाड़ी रुक नहीं रही थी बल्कि फुल स्पीड में भागी जा रही थी। उसने सोचा कि किसी गैराज में फोन करके रिपेयरिंग के लिए बुला लेगी, लेकिन यहां तक आते आते उन्हें बहुत टाइम लग रहा था, इसीलिए उसने उनको फोन नहीं किया।
उस सितारों से सजी रात में वो एक नज़र कभी धुएं उठती गाड़ी को देखती तो कभी रास्तों पर जल रही उन लाइट्स को। थोड़ा सोचने के बाद, थोड़ा माथा पीटने के बाद वो सीधा कार के ट्रंक की तरफ चली गई।